Hello students, welcome in the physics class. Today we will start with the new unit number 5 and chapter number 8, that is electromagnetic waves. Electromagnetic waves, these are shortly known as EM waves. हमारे पास एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती कहाँ से? हमने बात की थी कि दैट अ static charge that is the source of electric field only, and a charge moving in the uniform motion that is the source of magnetic field which does not change. But when a charge that oscillate or it accelerate, then this accelerating charge that is the source of electromagnetic waves. तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग यही बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में है क्या. Electromagnetic wave is the wave radiated by an accelerated charge which propagate in a space as coupled electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other and perpendicular to the direction of motion of the wave. तो हमारे पास ये क्या आ गया, EM wave is a wave radiated by accelerated charge which propagates in space as coupled electric field and magnetic field. Oscillating, ये जो fields हैं ये क्या कर रही हैं, these are oscillating perpendicular to each other, and perpendicular to the direction of propagation of wave. Now in this case, in the electromagnetic wave, the electric field vector and magnetic field vector, these are oscillating perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation of the wave. It means that the vibrations of these vectors that are perpendicular to the direction of the propagation of the electromagnetic wave, hence electromagnetic wave is transverse in nature. कौन सी वेव आ गया आपके पास? दिस वन इज अ ट्रांसवर्स इन नेचर. हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसकी क्या, मैथमेटिकल प्रोपगेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मोर ओवर हमारे पास क्या है, दैट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव that does not require any medium for its propagation. मीन्स हमारे पास इसके प्रोपगेशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है. तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसकी, दैट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन of electromagnetic wave. Mathematical representation of EM wave. हमने बात की कि जो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, these are oscillating perpendicular to each other and perpendicular to the direction of the propagation of the wave. So consider a wave, electromagnetic wave that is propagating along the x direction. ये मान लो मैंने यहाँ पर मान दिया. This one is x-axis, this is y-axis, this one is z-axis. प्रोपेगेट कर रही है आपके पास किसके अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन. तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ऑसिलेशंस यहाँ पर बनानी है, तो मैंने इस तरीके से ये ऑसिलेशंस कर दिए. एक ऑसिलेशंस मैं इस साइड को बना करके चलूंगा.
लाइक दिस। अब ये जो आपके पास ऑसिलेशंस आएंगे, ध्यान दीजिए मैंने क्या कर दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसको मान दिया मैंने अलोंग द वाई डायरेक्शन। ये हमारा दिस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। वाई की तरफ को आपके पास पॉजिटिव की तरफ को भी आ जाएगा और किसकी तरफ को, नेगेटिव की तरफ को भी मैंने मान दिया है। और यहाँ पर मैंने इसी तरीके से ये मान, ये आ गया इलेक्ट्रिक वेक्टर आपके पास, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स ई। तो मैग्नेटिक वेक्टर क्या आएगा आपके पास, दैट इज अलोंग द जेड डायरेक्शन। इसकी जेड एक्सिस के पैरेलल आपके पास, तो यहां पर भी आपके पास दिस इज अलोंग द जेड एक्सिस। यहां पर एक्स एक्सिस के अलावा कौन सी थी, वेव, वाई एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक वेक्टर और जेड एक्सिस के अलावा कौन सा आ गया, मैग्नेटिक वेक्टर। इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा, दिस वन इज द इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये रिप्रेजेंट कर गया आपके पास ई, दिस इज आल्सो ई, दिस इज आल्सो ई एंड दिस इज आल्सो ई, और ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक वेक्टर बी। सो एज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर, दीज आर perpendicular to the direction of oscillation, direction of propagation of the wave, and these are perpendicular to each other। तो हमारे पास जिस साइड को वेव आपके पास प्रोपेगेट करेगी उस साइड को आपके पास कोई भी वाइब्रेशंस नहीं आएंगे। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ई मैंने माना है किसके अलावा, दिस वाई एक्सिस के अलावा माना है। सो दिस इलेक्ट्रिक वेक्टर ई आपके पास दैट इज इक्वल टू ई आई, मैं इसको लिख लूँ, सॉरी दैट इज इक्वल टू ई जे, वाई एक्सिस के अलावा आपके पास चाहिए, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे। ये आपके पास x, यहां पर जो भी आपके पास वेरिएबल आएगा, x आ रहा है, इट मींस दैट द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द x डायरेक्शन, y आ रहा है, इट मींस दैट वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द y डायरेक्शन, z आ रहा है, इट मींस दैट वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द z डायरेक्शन। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दैट दिस वन दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ k की वैल्यू आती है 2 पाई अपॉन लैम्डा x माइनस ओमेगा टी जे। यहां पर ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन टी, सो दैट इज ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्डा x माइनस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, और ये क्या गया जे आपके पास। सो दिस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ, यहां से मैंने क्या कर लिया, ये 2 पाई कॉमन ले लिया और इनसाइड मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर, दैट इज लैम्डा अपॉन एक्स माइनस दैट इज टी अपॉन टी जे। क्लियरली दिस कंपोनेंट दैट इज ये कौन सा कंपोनेंट आ गया आपके पास, दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियरली आपके पास क्या होगा, एक्स एंड जेड कंपोनेंट दैट आर इक्वल टू 0, Ex that is equal to 0 and Ez that is equal to 0। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है B, अब क्योंकि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, x की तरफ को आ नहीं सकता है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर आएगा, y की तरफ को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लिया। तो ये जो B है आपके पास एक इसके अलावा बच गया z के अलावा, तो मैं इसको लिखता हूँ B के z एक्सिस के अलावा, दैट इज B नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये क्या गया के आपके पास। ऐसे इसको भी हम लोग लिख देते हैं, दैट इज बी नॉट साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, और ये क्या गया के। सो दिस बी नॉट दैट इज साइन ऑफ, यहां से 2 पाई मैंने कॉमन ले लिया, एक्स अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन टी इंटू जे। क्लियरली अगर हम लोग बात करें यहां से दैट bx इज इक्वल टू by,
बोथ आर इक्वल टू 0। ये किसके अलाउंग आ गया आपके पास जेड एक्सिस के अलाउंग जो है कंपोनेंट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आल्सो द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर मैं स्पीड की बात करूं यहाँ पर, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज गिवन बाय c इज इक्वल टू e by v। हम लोगों ने क्या रखा था, ये कहाँ पर जब वेलोसिटी सिलेक्ट किया था तो उसमें लिखा था v इज इक्वल टू e by v, तो यहाँ से क्या गया c दैट इज इक्वल टू e by v। और अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेकर के चलूँ देन इट इज इक्वल टू e नॉट अपॉन v नॉट। आल्सो द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट c दैट इज गिवन बाय 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट। ये रिजल्ट वैसे ही ध्यान में रखना। अगर मैं इनकी वैल्यू यहाँ पर रख दूँ किसकी, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की, देखो म्यू नॉट हमारे पास किसके बराबर आता है, दैट इज म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू 4 पाई इनटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर था हमारे पास। और दिस एप्सिलॉन नॉट 8.85 इनटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, ये हमारे पास था। ठीक है, तो इन वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ दैट दिस वन दैट इज कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास आता है दिस वन। ठीक है, सो यहाँ से ये वैल्यू अगर मैं रख दूँ तो c की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर आ जाएगी, देन दिस c दैट कम्स आउट टू बी 3 इनटू 10⁸ मीटर पर सेकंड इन द फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की बात है, which is the speed of the light in the free space or vacuum. Hence light is an electromagnetic wave, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड किसके बराबर आ गई, लाइट के बराबर। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोर ओवर अगर किसी मीडियम में निकाल के चलो ये स्पीड, तो v दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन अंडर द रूट, सो दैट इज 1 अपॉन दिस इज म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अंडर द रूट। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, c के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू c अपॉन म्यू आर और ये एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर दैट इज इक्वल टू k के बराबर भी आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट दिस स्पीड दैट इज इक्वल टू c अपॉन k दैट इज डायरेक्टली कांस्टेंट इनटू म्यू आर अंडर द रूट। इसके बराबर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस वन इज द स्पीड। स्पीड के लिए दो फार्मूले, एक तो ये हमारे पास और एक ये वाला फार्मूला हम लोग ने यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं किसकी, दैट इज कि भाई आपके पास जो सोर्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि आपके पास जो स्टैटिक चार्ज है दैट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अ यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज दैट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट an accelerating charge is the source of electromagnetic waves। तो accelerating charge means आप लोगों के पास जब चार्ज आपके पास oscillate करता है then also it is accelerating its motion, that is a accelerated motion। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं that oscillating charge that is also the source of electromagnetic waves। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसकी हम लोग निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Energy density of electromagnetic waves। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हुआ आपके पास कि दैट द एनर्जी इन द यूनिट एरिया अराउंड द प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यहाँ सॉरी यूनिट एरिया नहीं, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द एनर्जी इन द यूनिट स्पेस वॉल्यूम इन विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट। तो हमारे पास ये क्या गया, एनर्जी इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस, इट इज द एनर्जी इन unit volume of space through which EM wave
प्रोपेगेट्स। तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम लोग किसकी बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, द एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड UE that is equal to half epsilon naught E square, and energy density in the magnetic that is equal to 1 upon 2 mu naught B square. So static energy density U that is equal to किसके बराबर UE plus UB, क्योंकि इसमें दोनों फील्ड आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों की एनर्जी डेंसिटी का क्या ले लिया, सम ले लिया हमने। अब दिस U that is equal to half epsilon naught E square plus 1 by 2 mu naught this B square. Replacing these values by the root mean square value. हम लोग अगर अल्टरनेटिव देना है तो किससे रिप्लेस कर दो उनको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से। तो मैं लिखता हूँ U that is equal to half epsilon naught E R M S का स्क्वायर प्लस 1 upon 2 mu naught B R M S का स्क्वायर, ये हमारे पास है, ठीक है। नाउ this ERMS that is equal to E naught upon root 2 and BRMS root mean square value that is equal to B naught upon root 2। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा E naught square by 2, यहाँ पर B naught square by 2, तो 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 आपके पास। तो U that is equal to 1 by 4 epsilon naught E naught square plus 1 upon 4 mu naught B naught square, that's ठीक है। that this one is equation number 1। now using हमारे पास एक तो वैल्यू आपके पास किसके बराबर, जो C था आपके पास that is equal to E upon B naught, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ से that this one E naught that is equal to C B naught and this C square that is equal to 1 upon mu naught into epsilon naught। हमने किया था C that is equal to 1 upon root 2 sorry 1 upon root mu naught epsilon naught। तो ये वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास आ गया UE that is equal to 1 by 4 epsilon naught E naught square है, तो मैंने इसको लिख दिया epsilon naught E naught square करूँगा तो C square B naught square, C square B naught square। अब C square को यूज कर लिया मैंने 1 upon mu naught epsilon naught, इसको यूज कर लिया तो 1 by 4 epsilon naught 1 by mu naught epsilon naught B naught square। So this UE that comes out to 1 by 4 mu naught B naught square, that is the magnetic energy density। It means the magnetic energy density that is equal to the electric energy density। So both electric and magnetic field these carries out equal energy, दोनों की दोनों क्या करेंगे आपके पास इक्वल एनर्जी कैरी करेंगे। तो टोटल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ द एनर्जी बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों आपके पास क्या करेंगे बराबर बराबर हिस्सा जो है प्रोपोर्शन जो है एनर्जी का लेकर के चलेंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दिस एनर्जी डेंसिटी UE दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये किसके बराबर है UB दैट इज इक्वल टू UE के बराबर, तो मैंने यहाँ से लिख दिया 1 upon 4 epsilon naught E naught square plus UB भी मैंने यही लिख दिया 1 by 4 epsilon naught E naught square। So this comes out to be UE that is equal to 1 by 2 epsilon naught E naught square। या फिर अगर मान लो मैं E naught की वैल्यू रखूँ यहाँ पर E naught आ जाएगा आपके पास √2 ERMS, तो √2 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। So this will be equal to epsilon naught ERMS का स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी कौन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस वन दैट इज अ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, दिस वन इज अ टोटल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको दैट इज U दैट इज इक्वल टू किसके बराबर 1 by 4 mu naught B naught square plus 1 by 4 mu naught B naught square, इसके बराबर आ गया आपके पास। सो दिस U दैट इज इक्वल टू किसके बराबर 1 by 2 mu naught B naught square, या फिर मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू 1 upon mu naught BRMS का स्क्वायर। सो दिस वन इज द एनर्जी डेंसिटी। चाहे आप लोग वैसे निकाल लो, चाहे आप लोग इस तरीके से निकाल लो, एनर्जी डेंसिटी आपके पास इसी तरीके से आ जाएगी, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग इसकी, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी ये हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी यहाँ से निकाल दी इसके बराबर, ये या तो इस तरीके से निकालो, पीक वैल्यू यूज करनी तो 1/2 यूज करेंगे, अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यूज करनी है तो 1/2 हट जाएगा आपके पास। वैसे यहाँ पर पीक वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की यूज कर ली तो 1/2 यूज कर लिया, और जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोगों ने यूज करनी है तो किसके बराबर आ गया आपके पास, ये 2 जो है वो आपके पास हट गया। अब बात करते हैं हम लोग इसकी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ EM वेव, इंटेंसिटी हमारे पास किसके बराबर आती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। So it is the energy per unit area per unit time। तो हमें पता है कि मान लो हम लोगों ने क्या मान लिया, we have considered a cylindrical volume of the space of area A and length c delta t, where c is the speed of the electromagnetic wave and delta t is the time। इतने टाइम में आपके पास हम लोगों ने मान लीजिए दैट इज अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन विद अ स्पीड c, उसके साथ मूव कर रही है आपके पास इन टाइम डेल्टा t, डिस्क्राइब ए सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ एरिया a एंड लेंथ c डेल्टा t के बराबर हमारे पास। सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम लोग पहले किसकी बात करेंगे, दैट इज द एनर्जी कंटेन्ड, यहाँ पर एनर्जी, ये एनर्जी किसके बराबर आ गया, एक तो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या है, दिस एनर्जी U दैट इज इक्वल टू, एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो हमने लिखा था किसके बराबर, U स्मॉल u, दैट इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास आएगा किसके बराबर, लेंथ इनटू एरिया। लेंथ इनटू एरिया मतलब आपके पास ये आ गया c डेल्टा t इनटू एरिया A। देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ EM वेव, इंटेंसिटी I दैट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डेल्टा t। सो दिस I दैट इज इक्वल टू U किसके बराबर था, U इनटू c डेल्टा t इनटू A अपॉन A इंटू डेल्टा टी, A से A कैंसिल आउट, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, सो इंटेंसिटी दैट इज गिवन बाय UC, यही आ गया आपके पास। तो ये इंटेंसिटी हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी निकाल रखा था, या तो ऐसा था हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, साथ में C लिख दिया, या मैंने इसको लिख लिया एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर इनटू C, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ I इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट V नॉट स्क्वायर, और ये C लगा दिए साथ में, या फिर इसको दैट इज 1 अपॉन म्यू नॉट, दिस वन दैट इज अ VRMS स्क्वायर इनटू C, दिस वन इज द इंटेंसिटी। अब यूनिट देख लेते हैं इंटेंसिटी के, देखो ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी के हैं जूल, एरिया के हैं मीटर स्क्वायर, और टाइम के हैं आपके पास सेकंड। सो दिस जूल पर सेकंड दैट इज नोन एज वाट पर मीटर स्क्वायर, दिस वन इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। कई बार इंटेंसिटी के यूनिट पूछ ले जाते हैं, तो इंटेंसिटी के यूनिट क्या है आपके पास, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोमेंटम की बात करें हम लोग, दैट इज मोमेंटम ऑफ EM वेव। मोमेंटम क्या आता है आपके पास कि दैट व्हेन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर एनर्जी U टू अ सरफेस, देन द टोटल मोमेंटम ट्रांसफर, मान लो एनर्जी कितनी U ट्रांसफर की, तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर दैट इज P इज इक्वल टू U बाई C, ठीक है। अगर मान लो आपके पास क्या है, व्हेन द सरफेस इज टोटली रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा। देन इन दैट केस आपके पास दिस वन दैट इज द एनर्जी, जो आपके पास जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हिच वन, दैट इज इक्वल टू
बाई सी के बराबर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी अपॉन स्पीड दैट इज इक्वल टू मोमेंटम के बराबर आपके पास आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहली बात आप लोगों के पास कि दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, ठीक है। तो क्या क्या, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। एक तो ये आ गया आपके पास किसी मीडियम की जरूरत। ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, with speed of light. So light that is also electromagnetic wave. तो यहाँ पर हमने किया था that c that is equal to 1 upon mu naught epsilon naught run करता हूँ, या फिर हमने एक और फार्मूला किया था that is e naught upon b naught, या फिर c that is equal to e by b के बराबर। ये हम लोग ने निकाली थी, स्पीड निकाली, ठीक है। They are produced by the accelerating charge, produced by accelerating charge। ये हमारे पास प्रोड्यूस हो गई किससे, एक्सेलरेटिंग चार्ज। नेक्स्ट वन ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दीज आर oscillating perpendicular to the direction of propagation of the wave, that's why it is a transverse in nature। कई बार पूछा जाता है कि ये किस तरीके से ट्रांसवर्स हुई। they are do not deflected by electric and magnetic field। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट कर सकती है, ना ही क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या कर सकती है, डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। सो इंटेंसिटी दिखनी हो तो वो आप लोग देख सकते हो। इंटेंसिटी आपके पास किसके बराबर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, हम लोगों ने अभी किया। एनर्जी डेंसिटी आप लोग देख सकते हो। और आपके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, दीज आर प्रोपेगेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कई बार पूछी जाती है तो आप लोग यही डिस्क्राइब कर दो, एक तो इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, दूसरा आपके पास इनकी स्पीड आपके पास किसके बराबर आ गई, ये आपके पास आ गई स्पीड ऑफ लाइट के साथ, देन प्रोड्यूस्ड बाय द oscillating charge or accelerating charge, then transverse in nature, electromagnetic waves, these are transverse in nature and do not deflected by electric and magnetic field, ठीक है। so these are the characteristics of electromagnetic waves। अब हम लोग बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। बहुत इंपॉर्टेंट काम अब स्टार्ट हो रहा है आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम this is the orderly distribution of the electromagnetic wave according to their frequency or wavelength is known as electromagnetic spectrum। एक्चुअल में हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो आपके पास है 7 है आपके पास, ठीक है। रेडियो वेव्स आपके पास आ गई, माइक्रोवेव्स आ गई, इंफ्रारेड आपके पास आ गई, देना विजिबल आप लोगों के पास आ गई, देना अल्ट्रावायलेट आ गई, और उसके बाद एक्सरेज, देना गामा रेज, ठीक है, गामा रेज। तो ये आपके पास 7 आती हैं। 7 है, 7 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनको ऑर्डरिंग का लिख रहा हूँ, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इसको कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर दैट इज अ वेवलेंथ, यहाँ पर वेव हमारे पास आ जाएगी, जो भी वेव है आपके पास, यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, दैट इज अ वेवलेंथ।
और यहाँ पर मैंने ले ली उनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारे पास सबसे पहली आपके पास कौन सी रेडियो वेव, दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा आपके पास इंफ्रारेड, IR भी इनको बोलते हैं, IR इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, लाइट हमारे पास। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, UV अल्ट्रावायलेट, बोलते हैं UV अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट वन एक्स-रेज, एंड लास्ट वन दैट इज गामा रेज। इसको ऐसे में नोट कर देते हैं, गामा रेज। ये आगे आपके पास इस साइड को आपके पास क्या आ गई, दिस इज अ डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। मैंने इस साइड को क्या किया है दैट दिस वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। याद कैसे रखना है इसको, देखो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, देन गामा रेज। इनको देखो साथ का तो पता है हम लोगों को, कई बार इनको अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि भाई इनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग वेवलेंथ, या फिर आपके पास इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आप लोग लिखो। तो ये जो नीचे को ऑर्डर आपके पास आ रहा है टॉप टू बॉटम, अगर बात करें हम लोग, तो ये क्या है आपके पास, डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आपके पास आ रहा है। तो एक कोटेशन मैंने यहाँ से बनाई है, दैट इज अ रोहित मोहित इनविजिबल उनका एक्सरे गायब। देखो इस तरीके से बनाई थी मैंने एक कोटेशन, यहाँ से देख लें, रोहित मोहित इनविजिबल उनका एक्सरे गायब। देखो रोहित मीन्स रेडियो वेव्स, मोहित मीन्स माइक्रोवेव्स, इन मतलब इंफ्रारेड, विजिबल मतलब विजिबल रेज, उनका मतलब यूवी अल्ट्रावायलेट, एक्सरे मतलब एक्सरे ही, और गायब मतलब गामा आपके पास। तो ये आपके पास एक ऑर्डर है जिसको आप टेक्निक है जिसके हिसाब से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो कि भाई किस ऑर्डर में आपके पास, और ये क्या है आपके पास, दिस इज अ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ। अब हम लोग इनकी क्या लिखते हैं यहाँ पर, वेवलेंथ लिख के चलते हैं। वेवलेंथ की बात करें अगर हम लोग, तो वेवलेंथ मेनली आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, वेवलेंथ। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर में इसका अगर हम लोग इसको भी थोड़ा सा देखेंगे, इस तरीके से आपके पास आएंगे। ये आपके पास जो वेवलेंथ है दैट इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर, इससे ज़्यादा है आपके पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 0.1 मीटर टू 10⁻³ मीटर, ये हमारे पास आ गई सेकंड वन। तीसरी आपके पास आ गई दैट इज 10⁻³ मीटर टू, आप लोगों के पास आ गई दैट इज 7 × 10⁻⁷ मीटर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, 7 × 10⁻⁷ मीटर। अब यहाँ से आपके पास ये चली कहाँ से, दैट इज 7 × 10⁻⁷ मीटर टू, यहाँ से आ जाते हैं 4 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, और ये आपके पास कहाँ से, दैट इज 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और ये आपके पास आ गई 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁻12 मीटर, और यहाँ से आपके पास ये आ गई क्या, लेस देन 10⁻12 मीटर। ये अब देखो याद रखने का तरीका क्या है, ये तो ग्रेटर देन 0.1 मीटर, एक्चुअल में ये आपके पास आती है 0.1 मीटर टू 600 मीटर तक हम लोग लेकर के चलते हैं। 0.1 मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ये ग्रेटर देन 0.1, इसका मतलब 0.1 लास्ट आ गई आपके पास, लास्ट में यहाँ पर आ गई 0.1। देखो इसी को लेकर के आया मैं यहाँ पर 0.1 से 10⁻³ अब इसी को लेकर के आऊँ 10⁻³ टू 7 × 10⁻⁷, फिर उसको यहीं पर इसको लेकर के आया 7 × 10⁻⁷ टू 4 × 10⁻⁷ मीटर तक, फिर इसी को यहाँ पर लेकर के आया 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 10⁻⁹ मीटर।
फिर इसको यहाँ पर लेकर गया 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻12 मीटर, और उसके बाद जो इससे छोटी आपके पास आएंगे दैट इज गामा। गामा एक्चुअल में आपके पास वेरी करते हैं कहाँ तक आपके पास है, लेस देन 10⁻12, मतलब आपके पास 10⁻14 मीटर तक हम लोग इनको लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो मैंने ये लिखे हैं एक्सट्रीम, यहाँ से 0.1 मीटर टू 10⁻⁻1, तो इसमें 0.1 मीटर नहीं आएगा, इससे ज्यादा आएगा और इससे कम आएगा। यहाँ पर इससे आपके पास क्या है 10⁻³ से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, यहाँ तक आ सकता है। और यहाँ पर 7 इंटू 10⁻⁻, कौन सा 7 मीटर से ज्यादा आएगा, और कहाँ तक आपके पास ये सॉरी इससे कम ही आएगा, इससे कम लेना है हम लोग ने, इससे कम आएगा, और यहाँ तक आपके पास एक्सट्रीम आ गया। और यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर से कम आएगा, और यहाँ तक आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। और यहाँ पर 10⁻⁹ मीटर से कम आपके पास, और कहाँ तक जाएगा 10⁻12 मीटर तक आपके पास, और यहाँ से 10⁻12 मीटर से नीचे जो आपके पास आ गया दैट इज विच वन, दैट इज फ्रीक्वेंसी आपके पास कौन सी आ जाएगी, दैट इज दैट वेवलेंथ इज फॉर द गामा। आप लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। देखो अगर ये आपको ध्यान में है, इसको आप लोग किसमें नैनोमीटर, मिलीमीटर, इस तरीके में भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर नैनोमीटर में दे रखा हो तो आप लोग इसको चेंज कर लो, किसमें मीटर में चेंज कर सकते हो आप लोग। अब फ्रीक्वेंसी आपको बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी बेटा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, न्यू दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, c/λ। ये वेवलेंथ आपके पास आती है लैम्डा, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, c/λ से। तो हमारे पास यहाँ रहता है पहला 5 इंटू 10⁵ हर्ट्ज टू 10⁹ हर्ट्ज। यहाँ पर ये पहली आपके पास आ गई। ठीक है, दूसरी आपके पास 10⁻11 टू 5 इंटू सॉरी 10⁻9 टू 10⁻12। ठीक है, तीसरा आपके पास इसकी बात करें इसकी इंफ्रारेड की, तो आपके पास आ गया 10⁻11 टू 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये एक्चुअल में कोई फिक्स नहीं है आपके पास, यहाँ से निकालो तो भी वही रेंज आपके पास आएगी। और उसके बाद आपके पास 10⁻16 टू 10⁻14 टू 10⁻17, 4 इंटू 10⁻14, अच्छा ये बराबर है आपके पास 4 इंटू 10⁻14 टू 10 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के, तो ये आपके पास आएगा। नेक्स्ट वन आप लोगों के पास 10⁻16 टू 10⁻17 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज में है। उसके बाद आप लोगों के पास 10⁻16 टू 10⁻19, और लास्ट वन आपके पास कौन सा आ गया, दैट इज 10⁻18 टू 10⁻22 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में एक्चुअल में ज्यादातर बात नहीं की जाती है, ज्यादातर आप लोगों ने ध्यान में रखना है कौन सी, ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपके पास किसके लिए, दैट इज फॉर द रेडियो वेव्स, दैट इज 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज। इसको ध्यान में रख लेना आप लोग, बाकी कहां से वेवलेंथ से आप लोग निकाल सकते हो सारी चीजें। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इट मींस आपके पास एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बिकॉज E दैट इज इक्वल टू h न्यू के बराबर आपके पास आता है। तो इट मींस आपके पास रेडियो वेव सबसे कम एनर्जेटिक है और गामा रेज आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। इट मींस पेनिट्रेशन पावर जो है गामा रेज की क्या है, सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दीस दैट इज रेडियो वेव्स। ठीक है, विजुअल स्पेक्ट्रम भी आप लोग कर सकते हो, तो आपके पास विजिबल में आपके पास कहती है दैट इज विबग्योर आप लोगों ने कर रखा है। ठीक है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो उनकी वेवलेंथ भी आप लोग कहाँ से बुक से आप लोगों ने देख लेनी है कि किस तरीके से आपके पास दे रखे हैं, लेकिन उनसे जो है ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, दैट इज ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं एक्चुअली इनका स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए, और उसके बाद इनकी प्रोडक्शन एंड यूजेस जो हम लोगों से पूछे जाते हैं, क्या प्रोडक्शन एंड यूजेस, वो हम लोगों ने बारी बारी से इनके करने हैं, डिस्कस करने हैं यहाँ पर, क्योंकि यूजेस और प्रोडक्शन जो है आपके पास ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज आप लोगों के पास
वो तो आप लोग स्टडी कर लो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जहाँ मेनली आपके पास क्या है, दैट इज अ प्रोडक्शन एंड यूजेस। सो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। सो यूजेस ऑफ EM waves। सोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर, और साथ में किसकी बात करेंगे हम लोग, सोर्स मतलब प्रोडक्शन किस तरीके से होती है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके यूजेस की, कहाँ कहाँ पर ये यूजेस है। कुछ यूजेस मैं बता रहा हूँ लेकिन ये इनफ नहीं है आपके पास। गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक, गो थ्रू द नेट है आपके पास, रेफरेंस बुक्स हैं, उसमें जितने भी यूजेस आपके पास मिले वो सारे के सारे आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये आपके पास है लिमिटेड यूजेस। सो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, पहले आपके पास कौन से आते हैं, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर इसके सोर्स की बात कर लें कि भाई ये किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं आपके पास। सोर्स ऑफ रेडियो वेव्स दैट इज अ एक्सेलरेटिंग चार्ज। जो आपके पास कौन सा है, एक्सेलरेटिंग चार्ज, दैट इज द सोर्स ऑफ द रेडियो वेव्स, ठीक है। सो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्ज इन अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्ज इन द कंडक्टिंग वायर, एक्सेलरेटेड मोशन of charge in conducting wire। अब ये प्रॉपर्टीज जो है वो कौन कौन सी शो करती हैं, दी शोज रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। यूजेस कहां कहां पर काम आती है आपके पास। पहली बात हमारे पास ये जो रेडियो वेव्स हैं, दीज आर यूज्ड इन द कम्युनिकेशन। मेन जो इनका काम है दैट इज इन द कम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें हमारे पास यूज होती है, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन में। और दूसरा आपके पास ये यूज होती है रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी। अब इसके लिए आपके पास रेडियो और टेलीविजन के लिए आपके पास अलग अलग से बैंड दिए गए हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है 530 किलोहर्ट्ज टू आपके पास 1710 1710 किलोहर्ट्ज, ये हमारे पास किसमें यूज किया जाता है, दैट इज अ मीडियम वेव बैंड, ठीक है। उसके बाद आपके पास 1710 से 54 मेगाहर्ट्ज, 1710 किलोहर्ट्ज से 54 मेगाहर्ट्ज की बात करें तो आपके पास ये क्या है, AM बैंड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड, ठीक है, शॉर्ट बैंड जो हम लोग बोलते हैं। देन 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, आप लोगों ने सुना होगा FM में जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है दैट इज 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, वो किसमें यूज की जाती है, दैट इज FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आपके पास FM बैंड जो आपके पास आता है, ठीक है। देन 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज, ये हमारे पास टीवी में आते हैं। और उसके बाद 800 मेगाहर्ट्ज टू आपके पास 3000 मेगाहर्ट्ज, दिस इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड आप लोगों के पास आ जाता है, दैट इज फॉर द सेलुलर कम्युनिकेशन, जो मोबाइल फोन कम्युनिकेशन है उसमें आपके पास यूज किया जाता है। दूसरी हमारे पास कौन सी आती है, दैट इज माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में देखते हैं हम लोग माइक्रोवेव्स का सोर्स की बात करें देन इट इज अ ऑसिलेटिंग करंट आपके पास इन द स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक अ क्लेस्ट्रॉन, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे माइक्रोवेव्स का जो सोर्स है दैट इज ऑसिलेटिंग करंट इन द स्पेशल ट्यूब्स वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लेस्ट्रॉन। ये ध्यान में रखना आप लोगों ने, किसमें आपके पास लाइक अ क्लेस्ट्रॉन। यूजेस आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो यूजेस हैं। पहली बात आपके पास दैट इज अ माइक्रोवेव्स, दीज आर यूज्ड इन द रेडार फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो रेडार में कौन यूज किया जाता है आपके पास, दैट इज अ रेडियो वेव्स, नो सॉरी माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स दीज आर यूज्ड इन द
रेडार। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दैट द नेम द वेव व्हिच आर यूज्ड इन द रेडार। तो रेडार में कौन से आ गए? माइक्रोवेव्स। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी इनका यूज किया जाता है बिकॉज दीज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द बीम एंड these are least scattered। हमारे पास कम स्कैटर्ड होती है, तो उसकी वजह से आपके पास क्या आ गया? these are used for the long distance communication। ठीक है, डिफ्रेक्शन कम होती है इनकी। नेक्स्ट वन आपके पास माइक्रोवेव ओवन। हीटिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं किसमें? माइक्रोवेव ओवन, उसमें इसका यूज किया जाता है, दैट इज द माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास यूजेज आ गए। मेनली आपके पास कौन सा आ गया यहाँ पर? दैट इज द रेडार। ये बार बार पूछा जाता है रेडार में कौन सी वेव्स यूज होंगी? दैट इज द माइक्रोवेव्स। उसके बाद हमारे पास आती है इंफ्रारेड। सोर्स आपके पास आ गया इसका हॉट बॉडीज। जितने भी हॉट बॉडीज हैं दीज आर रेडिएट इंफ्रारेड। हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, दैट इज द सोर्स ऑफ इंफ्रारेड। तो ये इनको यूज किसमें किया जाता है? एक तो आपके पास इन द रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में जो एलईडी लगा होता है दैट एमिट्स द इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो वो आपके पास किसमें यूज किया जाता है? दैट इज इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ द टीवी, वीसीआर, सीडी प्लेयर। इनका जो रिमोट कंट्रोल है उसमें किसका यूज किया जाता है? दैट इज द इंफ्रारेड। अब क्योंकि ये आपके पास क्या है? आईआर दिस प्रोड्यूसेस द हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट आपके पास प्रोड्यूस करते हैं, सो दिस प्रोड्यूसेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हंस दीस आर आल्सो यूज्ड इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट टू कीप द ट्रीज वार्म। ठीक है, नेक्स्ट वन आप लोगों के पास अगर बात प्लांट्स को वार्म रखने के लिए काम में दिया जाता है। नेक्स्ट वन हेज फोटोग्राफी। हेज फोटोग्राफी मतलब धुंध में अगर हम लोगों ने फोटोग्राफी करनी हो तो उसमें भी किसका यूज किया जाता है? दैट इज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस का। ये आपके पास यहाँ से पूछा जाता है हेज फोटोग्राफी। हेज फोटोग्राफी मतलब आपके पास क्लियर वेदर नहीं है, उस दौरान अगर हम लोग फोटोग्राफी में काम लाएंगे तो कौन सा? इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज किया जाता है बिकॉज दीज आर लीस्ट स्कैटर्ड, कम स्कैटर आपके पास होते हैं। देन ट्रीटमेंट ऑफ द मस्कुलर कंप्लेंट्स आप लोगों के पास आ गया। ठीक है, देन रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग, ये भी इसका एक यूज है। एंड देन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मेनली हमारे पास यहाँ पर एक तो रिमोट कंट्रोल, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट और एक ये हेज फोटोग्राफी, ये तीन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट वन विजिबल लाइट, जो हम लोगों को दिखाई देती है, तो इसका सोर्स क्या है? दैट इज रेडिएटेड बाय द एक्साइटेड एटम्स इन द आयनाइज्ड गैस और इनकैंडिसेंट बॉडीज आप लोगों के पास जो आती हैं। ठीक है, क्योंकि एटम आपके पास कहता है जब एक्साइटेड स्टेट से किसमें ग्राउंड स्टेट में आते हैं देन दीज एमिट द रेडिएशंस। तो कौन से आते हैं आपके पास? दैट इज द विजिबल लाइट आपके पास। तो ये क्या करते हैं? इनके यूजेस की बात करें हम लोग, दिस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अराउंड अस। हमारे चारों तरफ भाई देख सकते हैं हम लोग, किसकी वजह से देख सकते हैं? ड्यू टू द विजिबल लाइट। एंड दिस कैन आल्सो कॉज सम इनिशिएट सम केमिकल रिएक्शन और कॉज द केमिकल रिएक्शंस, उसमें काम आपके पास आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। नेक्स्ट वन आता है इस अल्ट्रावायलेट और यूवी रेडिएशन। सोर्स है इनका हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब। अब इनके हमारे पास यूजेस क्या है? दे यूजेस आर फूड प्रिजर्वेशन आप लोगों के पास, बिकॉज दिस किल्स द जर्म्स, तो इसलिए हम लोगों के पास किसके काम में आ जाता है? फूड प्रिजर्वेशन। दूसरा आपके पास वाटर प्यूरिफिकेशन। इन वाटर प्यूरिफिकेशन वी आल्सो यूजेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। देन स्टडी ऑफ विजुअल राइटिंग, पोस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स, उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं, दैट इज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का। देन स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वी यूजेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। नेक्स्ट वन आता है एक्सरेज। एक्सरेज का जो सोर्स है दैट इज द सडन डीएक्सेलरेशन ऑफ अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बाय मेटल टारगेट। जब भी कोई फास्ट मूविंग आप लोगों के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है एकदम से क्या हो जाता है? डीएक्सेलरेट हो जाता है आपके पास, किससे? बाय हिटिंग द मेटल टारगेट, देन एक्सरेज दीज आर प्रोड्यूस्ड। तो इनका यूज जो है सबसे ज्यादा मेडिकल में है आपके पास, मेडिकल डायग्नोसिस में, बिकॉज द एक्सरेज कैन पास थ्रू द फ्लैश बट नॉट थ्रू द बोन्स। इसलिए हमारे पास ये क्या है? दीज आर यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर इन द बोन्स। दूसरा आपके पास टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानने के लिए भी, बिकॉज एक्सरेज दीज आर रिफ्लेक्टेड एंड डिफ्रेक्टेड बाय द क्रिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? डिटेक्टिंग द फॉल्ट्स इन इंजीनियरिंग। अगर हमारे पास कोई फिनिश्ड मेटल है, फिनिश्ड जैसे मान लो आपके पास कोई रॉड है या और चीज है, उसके बीच में कहीं अंदर कोई फॉल्ट ना हो तो हम लोग इसका यूज करते हैं, दैट इज ऑफ एक्सरेज। देन फॉर द क्योर ऑफ मालिग्नेंट ट्यूमर, ट्यूमर को हमारे पास क्योर करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? स्किन डिजीज, जो अनट्रेसेबल स्किन डिजीज है, और टू क्योर द मालिग्नेंट ट्यूमर वी यूज दिस वन, दैट इज एक्सरेज। नेक्स्ट वन हमारे पास इसकी बात आती है, दैट इज गामा रेज। गामा रेज, गामा रेज और गामा रेडिएशंस, दीज आर
प्रोड्यूस्ड बाय द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। एंड कोबाल्ट 60 इज द प्योर सोर्स ऑफ गामा रेज, ये कोबाल्ट 60 दैट इज द प्योर सोर्स ऑफ गामा रेज। अभी यूज कहां पर आती है आपके पास, दीज आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट, आप लोगों के पास ट्रीटमेंट किसका, ऑफ मालिग्नेंट ट्यूमर है आप लोगों के पास, उसके ट्रीटमेंट में काम आते हैं। दूसरा टू आप लोगों के पास क्या है, दैट इज अ प्रोड्यूस दैट इज अ पॉलीइथाइलिन फ्रॉम इथाइलिन। अगर हम लोगों ने क्या करना है कि भाई इथाइलिन से पॉलीइथाइलिन जो है इथाइलिन से मैन्युफैक्चर करनी है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथाइलिन फ्रॉम इथाइलिन वी यूज गामा रेडिएशंस। देन गामा रेडिएशंस आर आल्सो यूज्ड टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शंस, और आपके पास दीज आर यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड स्टफ फॉर लॉन्ग टाइम के लिए अगर फूड स्टफ को क्या करना हम लोग ने प्रिजर्व करना है तो इसका यूज किया जाता है, दैट इज ऑफ गामा रेडिएशन। और लास्ट वन दैट इज द स्टडी ऑफ एटम, ठीक है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है आपके पास, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके लिए हमारे पास क्या यूज किया जाता है, दैट इज ऑफ गामा रेडिएशंस। ये हमारे पास कुछ यूजेस थे। तो आप लोगों ने यहाँ से एक तो वेवलेंथ इनकी जो आपके पास जितने भी क्या थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, जैसे आप लोगों के पास बताया गया है, उनका ऑर्डर आप लोगों के पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपके पास ऑर्डर लिखना होना चाहिए, उनकी वेवलेंथ और इनके यूजेस और ये सोर्स कैसे जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, यहीं से ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो इसको अच्छे से आप लोगों ने करना है और याद करना है। और ये यूजेस आपके पास ये लिमिटेड मैंने बताए हैं, यहाँ पर बहुत सारे और भी यूजेस हैं जो आप लोगों ने अलग अलग बुक से जहाँ पर भी आप लोगों को जो यूज मिले उसको आप लोगों ने कलेक्ट करना है और लिखना है, ठीक है, क्योंकि कोई सा भी यूज जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है आप लोगों के पास, तो अच्छे से इसको रिवाइज करना है। विद दिस योर चैप्टर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज ओवर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।